नमस्कार, अभिनंदन, नमन। उचान आर्ट्स गैलरी की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे बीच श्रीमान अशोक भौमिक जी, एमिनेंट आर्टिस्ट, प्रोफेसर चैटर्जी, एमिनेंट आर्टिस्ट, अजय समीर जी, नवल किशोर जी जो मॉडरेटर हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। इनकी कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, खूबसूरत कलाकृतियाँ जो आज इतनी ठंड में भी इंसान को पूरा अपने रंगों से गर्म बनाए हुए है। तो दोस्तों, कला एक साधना है। कला एक साधना है, योग है जो अंतर्मन की गहराइयों से निकलती है। एक कलाकार की रचना अनेक रहस्यों को समेटे हुए होती है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है, ज्योति कालरा जी ने मेरे को आमंत्रित किया है कि मैं आज के इस कला चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं और इसकी शुरुआत करूं। तो इसके लिए कला समय के माध्यम से की जाने वाली एक गतिशील चित्रकला है जो पिछले कलाकारों के डीएनए को आज में लेकर चलती है, समकालीन रचनाओं को रूपित करती है, ऐतिहासिक श्रेष्ठ कृतियों की गूंज सबसे सुरीली तारों में आजकल कला में गूंजती है, जिसमें शैली, तकनीक और दृष्टिकोणों को प्रभावित किया जाता है। रेनेसांस के 1800 से लेकर 20वीं सदी के अभिव्यक्ति की तंत्रता तक प्रत्येक युग साहित्य की समृद्धि में धागे योगदान करता है। लियोनार्ड दा विंची, विंसेंट वैन गोग, चामेनी रॉय, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल जैसे प्रवर्तकों की कृतियाँ सांस्कृतिक सीमा चिन्हों के रूप में कार्य करती हैं, जो आज भी हमारे मन में बसी हुई हैं। आधुनिक कलाकारों को रचनात्मक संभावनाओं की विशाल भूमि में नेतृत्व कर रही हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रभावों की पुनरावृत्ति और मिश्रण ने स्थायी परंपराओं में नई जीवन शैली डाली है। हमारे आपके अपने सबके कामों में इन शैलियों की झलक कहीं ना कहीं अवश्य आती है, क्योंकि हम इन्हें चिंतन करते हैं, इनका मनन करते हैं, इनको सोचते हैं और अपनी तरफ से कुछ नया इजाद करने की कोशिश करते हैं। कला की डीएनए ऐतिहासिक कलाकारों के समकालीन कला पर गहरा प्रभाव डालती है। हम चर्चा करेंगे कि कला की डीएनए जो पीढ़ी भर इंस्पिरेशन की सततता सुनिश्चित करती है, पूर्व और वर्तमान के बीच एक संवाद को पालन करती है। आज हम चर्चा करेंगे आर्ट पर, चित्रकला पर, कला पर। पैनलिस्ट उदाहरणों को अन्वेषित करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कला के विरासत का विवेक आज के कलाकारों के काम को कैसे प्रेरित और आकारित करता है। रचनात्मकता की दुनिया में भूतपूर्व और वर्तमान के बीच एक संवाद बनाता है। बहते हैं रंग मुझ में लहू की तरह, जब निकलते हैं तो कागज़ में ज़िंदगी भर देते हैं। चित्रों की भी भाषा होती है, चुप रहकर भी सब कुछ बोल देते हैं। मैं ज्योति जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको सम्मानित करें। थैंक यू। ये सिर्फ एक टॉक रखी गई है और मैं बता दूं कि कुछ हम लोग एकदम परिवार की तरह बैठे हुए हैं। जैसे परिवार में सब सदस्य बैठ जाते थे ना, एक पहले एक दौर होता था कि सब लोग सदस्य बैठ जाते थे और घर का जो मुखिया होता था, है ना, वो हम सबको मार्गदर्शन देता था। तो हमारे मुखिया हमारे श्री अशोक भौमिक जी हमारे बीच में हैं और मुझे लगता है कि अशोक भौमिक सर का इंट्रोडक्शन की तो मुझे लगता है ज़रूरत होगी, क्योंकि सभी हम सब लोगों ने तो खैर बचपन से ही देखा है और बाकी सब ने भी देखा ही होगा। अशोक भौमिक जी बहुत अच्छे राइटर, मैंने खुद भी कई बुक्स पढ़ी हैं और पोइट भी हैं सर, और पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अभी पिछले दिनों भी एक
एग्जीबिशन में हमने देखा था। और श्री हिम चटर्जी, प्रोफेसर हिम चटर्जी शिमला से हैं, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट हिमाचल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के रूप में वो दायित्व देखते हैं। और हिम चटर्जी पिछले कई सालों से आर्ट की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हिम चटर्जी साहब के कई म्यूरल दिल्ली में देखे हैं। अभी पिछले दिनों प्रगति मैदान का जो अंडरपास है, उसका जो मोदी जी ने इनाग्रेशन किया था, वो हिम चटर्जी साहब ने डिज़ाइन किया था। और भी बहुत सारे कई एयरपोर्ट डिज़ाइन कर चुके हैं, और हिम चटर्जी का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और मैं बता दूं कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हिम चटर्जी के फादर श्री सनत चटर्जी साहब मेरे गुरु रहे हैं, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट। उनकी वॉल्स पेंटिंग बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कैसी होंगी, आप देख सकते हो उनकी जाके, गूगल पे हैं काफ़ी। और हिम ने उनके नाम से एक म्यूज़ियम बनाया है शिमला में, तो वो बहुत अद्भुत है। और जो भी जाएगा तो मुझे लगता है वो शिमला की एक नंबर 1 जगह है, और हिम उसको बहुत दिल से काम करते हैं। मैंने बहुत कम परिवार में ऐसा देखा, कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर पर्सनल, कि जिनके बच्चों ने अपने माता पिता के काम को इतने अच्छे तरीके से संजोया है, तो उसमें एक हिम चटर्जी हैं। और मैं पर्सनली कई बार देख कर आया हूँ, वो जगह इतनी ब्यूटीफुल है। और कोई भी पहुँचे वहाँ पर, तो उस जो जगह की मालकिन है वो हमारे बीच में बैठी हुई हैं, तो वो भी बड़े प्यार से सबको मतलब वहाँ पर हॉस्पिटलिटी करती हैं। तो ये बड़ी खूबी है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों लोग हमारे बीच में हैं। तो हिम भाई मिल गए थे, तो अजय भाई ने और मैंने दोनों ने रिक्वेस्ट की कि इनाग्रेशन पे भी आए थे, और हमारे बीच आज टॉक पे भी हैं। तो टॉक ये वैसी नहीं है, लेकिन हम लोग परिवार की तरह बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार बात करके इस जगह की जो एक गरिमा है, जो ज्योति जी ने बना के रखी है, हम भी उसको एंजॉय करें। तो सबसे पहले तो मैं ज्योति को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी गैलरी के साथ साथ एक अच्छा एक इन्वायरमेंट भी बनाया हुआ है यहाँ पर। और इनका एक ड्रीम था कि मैं एक गैलरी बनाऊँ, उस गैलरी में सभी लोग आएँ और अपनी एग्जीबिशन करें, टॉक करें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एग्जीबिशन बहुत हो रही हैं, और मुझे लगता है टॉक बहुत कम हो रही है ऐसा। तो जैसे पहले हम लोग एक कॉफ़ी हाउस जाया करते थे, शायद काफ़ी लोगों ने देखा होगा वो जगह, है ना। तो कॉफ़ी हाउस में हमारे साथ नाटककार भी हुआ करते थे, एनएचडी के कलाकार और साहित्यकार, राइटर, आर्टिस्ट, सब लोग एक साथ बैठ के ना टॉक करते थे, एक दूसरे की एक्सपीरियंस अपने शेयर करते थे, है ना। तो वो मुझे लगता है क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई, व्यस्तता तो उस समय भी थी लेकिन इतनी मारामारी नहीं थी, तो हम लोग एक धारा में निकल गए। उस धारा में से जो एक अच्छे गुण हैं, वो ज्योति की गैलरी उचान के नाम से जो है, वो शायद मुझे लगता है एक अपना नया मुकाम बनाएगी। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम जैसे हम लोगों का एक मन था कि हम आर्ट पे टॉक करें, अभी एक बहुत एक ऐसा समय आ गया है कि हम देखते हैं कि मेरा सर एक ये वाला पहले क्वेश्चन ही होगा कि अभी हम देखते हैं जैसे हम लोग एक जो नई विरासत आ रही है, हमारी नई जनरेशन आ रही है, तो वो आर्ट में एक मार्केट को देखती है, ना कि आर्ट की खूबियों को या आर्ट की मतलब एक गरिमा को, है ना। तो उनके लिए आपका क्या विचार होगा? मैं नवल भाई के प्रश्नों का जवाब देता, उसके पहले मैं नवल और समीर दोनों को बधाई देता हूँ कि आप लोग एग्जीबिशन यहाँ कम के मौके पे हम लोग मिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर एग्जीबिशन के मौके पे हम लोग कम से कम रुक के दो बातें कर ज़रूर करें। पेंटिंग जिस तरह भी करते हैं हम, अपना जैसा भी करते हैं, अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। ये बात और है कि वो वक्त जो है कहता है कि ये पेंटिंग अच्छी है, ये पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है। और एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं वेस्ट में, पेनॉफ्स्की नाम,
तो पेनोव्स्की का कहना ये था कि सबसे, उन्होंने तो बहुत बातें की, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने कहा कि किसी भी कला के मूल्यांकन के लिए 100 साल का वक्त देना चाहिए। जब वो तमाम हो अल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तब कला का मूल्यांकन होता है। तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आज जो हम लोग कर रहे हैं और उसका जो भी मूल्यांकन हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, असली मूल्यांकन तभी होगा 100 साल बाद, जब पता चलेगा ये कौन आर्टिस्ट था, कौन आर्टिस्ट नहीं था। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आज हम लोगों ने भी देखा कि आज मैंने सन 74 में मैंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी की थी। तो 24 एक ऐसा है 2024 कि जब मैं 50 साल पूरे कर रहा हूँ। तो इस हॉल में कई लोग हैं जो 74 में पैदा नहीं हुए थे, और मैं इसका मतलब इतना नहीं कि बूढ़ा हो गया। तो मैं वही कि एक एक्सपर्ट के रूप में आप लोगों के सामने बात नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें साझा करूँ। और नवल का जो सवाल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। इससे तो हम लोग हरदम जूझ ही रहे हैं। और जिस समय आप लोग पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे नवल, समीर, ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं, और हम लोगों ने जब पेंटिंग किया था, दो में बहुत फ़र्क है। मैं कानपुर में रहता था, तो कानपुर में पेंटिंग लखनऊ में आर्ट्स कॉलेज में जाके देखता था, और वहाँ पे कैसे कैसे काम हो रहे हैं, कौन कौन से आर्ट टीचर हैं जिनको देख के हम उनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। जैसे सनत दा के बारे में अभी बात हुई, मतलब उस तरह के, उस लेवल के जो स्किल है वो एकदम डरावना जैसा लगता था कि उस समय लगता था कि ये तो देखा ही जा सकता है, इसको कभी एडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भी बहुत लोग थे। तो मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं खिड़की से ही आर्ट्स कॉलेज को देखता था, अंदर तो नहीं जा पाया। तो वहाँ पे आर्ट्स कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो भी कमाल के थे। मैं चाहता था उनसे मिलने और ये बात करने की, भाई ज़रा इनसे बात करूँगा तो ये लोग रैम्ब्रा की बात करेंगे, ये लोग मुझे बताएंगे कि भाई यूरोपियन रेनेसा में कौन कौन सी पेंटिंग हुई है, इनसे बात करेंगे। पर वो लोग बात करते थे कि अमिताभ बच्चन की नई फिल्म आई है, उसमें इस तरह का एक्शन है। तो मुझे बड़ा धक्का लगता था। मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो इन्हीं सब से इन्हीं सब के बीच से अपने को सीखा। लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था कि पेंटिंग को बेचना है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे और खूब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। आज जो स्थिति है, आज वो बाज़ार ही है। अभी परसों मेरी बात हो रही थी विनोद जी से। विनोद जी आए थे धूमीमल के लिए, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो उसके इंटरव्यू के लिए आए थे। तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये साल जो है ये सूज़ा की सेंटिनरी है और हम लोग बहुत बड़े पैमाने में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, और कई आर्टिस्ट की सेंटिनरीज हो रही हैं, होंगी। और बार बार याद आता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के रज़ा हैं, सूज़ा है, हुसैन हैं, ये लोग इतने महान आर्टिस्ट। तो ये वो कह रहे थे कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। मैंने कहा मेरी राय इसमें क्या, मतलब दुनिया कहती महान तो मैं भी महान कहता हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने हमसे कहा कि रज़ा साहब महान थे, सूज़ा महान थे, हुसैन महान थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि महान क्यों थे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जनरेशन की और आपके जनरेशन की है कि हम ये नहीं जानते हैं कि जो महान हैं वो महान क्यों हैं। हमारे आर्ट क्रिटिक ने हमें ये नहीं बताया कि महान है। आर्ट क्रिटिक ने ये ज़रूर बताया कि हम उनके घर गए, चाय पिए, और हम गए उनके साथ यहाँ टहलने निकले, सुबह हो रही थी, तमाम किस्से सुने। पर ये नहीं किसी ने बताया कि उनका कॉम्पोजिशन जो था उसमें ये खासियत थी, उनके रंग में ये खासियत थी। नंबर एक। नंबर दो, जो खासियत है इंडियन आर्ट की, जिसमें हम लोग फंस गए हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, उसकी शुरुआत मैं समझता हूँ कि जामिनी राय से होती है। कि जामिनी राय सन 42 के आसपास जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तो सन 42 और 43 जो है वो बंगाल के फेमिन का समय है। तो उस समय फेमिन का भी समय था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी समय था। ब्रिटिश जो वो था, जो मतलब अलाइड फोर्सेस थे, उनको ये डर था कि जापानी जो है वो रंगून के रास्ते से इंडिया में एंटर करेंगे। तो उसका पहला सिटी जो था उनका कैपिटल था, दैट वाज
बंगाल, जो उसके सबके रिसोर्सेज वहीं पे थे, तो उन्होंने अमेरिकन और ब्रिटिश सेना को वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया था बंगाल को। तो इससे बंगाल के कल्चर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। लेकिन इससे हट के जामिनी राय पर असर पड़ा था। वो ये असर पड़ा था कि उनकी एक पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड है, मान लीजिए, उन्होंने बनाई, वो बिक गई, क्योंकि वो जो अंग्रेज़ और अमेरिकन सोल्जर्स थे वो कला के बारे में समझदारी थी, उनको बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग, और जामिनी राय की पेंटिंग में काफ़ी इंडियननेस दिखता था, सो कॉल्ड। वो एक पेंटिंग खरीद ले गए। तो दूसरे दिन दूसरा सैनिक या सेना का अधिकारी आया, उसने कहा कि साहब मुझे भी ऐसी एक पेंटिंग बना के दी। उन्होंने दूसरा बना दिया। तो जब 2 बन गए तो 4 लोग और आ गए, तो 4 बन गए। तो इसलिए आप देखेंगे कि रिपीटेशन जो है वो शुरुआत होती है जामिनी राय से, और आज की तारीख में ये ऐसी रियलिटी है जिससे हम बच नहीं सकते। आज नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कैटलॉग देख रहा था, उसमें इतने मोटा कैटलॉग था मेरे फोटोग्राफर के पास, उसमें 300 पेजेस थे एंड इट हैड 300 पेंटिंग्स। आप पलटते चले जाइए, सब पेंटिंग एक है, एक ही फॉर्मेट है, लेकिन रंग बदल रहे हैं खाली। दुनिया में कहीं पे भी जहाँ भी मैं जा पाया वहाँ मैंने ये नहीं देखा, मैंने किसी दुनिया के किसी देश में रिपीटेशन नहीं देखा। अब रिपीटेशन को भी जैसे मान लीजिए कि हम उसको वैलिडेट करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई रिपीटेशन करना भी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आर्ट इंडोलॉजी के एक बड़े प्रोफेसर हुए हैं, प्रीतिश नियोगी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो प्रीतिश नियोगी ने जामिनी राय की रिपीटेशन के बारे में कहा था कि जामिनी राय जो थे वो वैष्णव थे, तो वैष्णव में जो मंत्र होता है उसको रिपीट करने में मंत्र शक्ति बढ़ती है। तो मतलब इस तरह की फिजूल किस्म की बातें जो हैं वो आज भी चली आ रही। जो सबसे मुझे तकलीफ़ होती है कि हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, वो लोग जिनके पीछे दौड़ रहे हैं कि भाई हमारे लिए 2 पन्ना लिख दीजिए, आप भले 50,000 रुपये ले लीजिए, वो लिख क्या रहे हैं? अगर मेरी वो तारीफ़ कर रहे हैं तो बिना लिखे भी तारीफ़ हो सकती है, पर जो लिख रहे हैं उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि आर्ट का कहीं भला करता हो। मैं रेडिकल नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बातों में ये नहीं कहना चाहता कि जो कुछ हो रहा सब बेकार है, पर इससे बेहतर होना चाहिए, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। जो हो रहा है कि हर चीज़ में ऐसे रिपीटेशन के बारे में आप ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी की भी पेंटिंग देख लें, आज एक बड़ी आर्ट गैलरी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप रिपीट नहीं करते तो इंडियन आर्ट में आपको कोई स्कोप नहीं है। 50 साल पेंटिंग करने के बाद मैं सुन रहा हूँ कि रिपीटेशन किए बगैर आपका स्कोप नहीं है। पर आप अपने को कहते हैं कि आप तो कवि, रंगकर्मी और संगीत और जितने भी दूसरी कलाएं हैं उनके समानांतर हैं। अगर समानांतर हैं तो किसी कवि से पूछिए कि पानी के ऊपर उसने 15 कविताएँ लिखी है क्या? अगर वो 2 के बाद 3 कविता लिखेगा, लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं, एक ही तो हम रिपीट कर रहे हो। और हम इतने ब्लैटेंटली रिपीट करते हैं कि अगर हमारा एक घोड़ा बिक जाता है तो हम 2500 घोड़ा बना लेते हैं। अगर एक बिंदु बिक जाए तो 2000 बिंदु बना लेते हैं, और आपस में हम लोग इस पर बात भी नहीं करते हैं। हमें फेमस होना है, हमें नाम कमाना है, हमें मार्केट की चिंता है। हमें चिंता मार्केट की नहीं है, हमारी दरअसल चिंता ये है कि हमारे अंदर जो मॉनिटर बैठा है, जो हमें शासन करता है, जो एथिक्स बताता है आर्टिस्ट बनने के पहले, एक इंसान बनने के पहले, उसको ख़त्म कर देता है। आज सफल आर्टिस्ट बनने के लिए शायद, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, वो जो आदमी अंदर बैठा हुआ इंसान जो ईमानदार है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बगैर उसको ख़त्म किए आप बहुत बड़े इंसान आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसा है नहीं। बिकॉज जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में कहा कि जो हमारे पास आर्टिस्ट हैं आज, जो आज़ादी के 1947 के बाद जो महान बने, जो आज ऑक्शन मार्केट में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, जो करोड़ के ऊपर बात करते हैं, इतने करोड़ बिक रहे हैं, ये सफल है। वो सफल क्यों है, वो आर्ट क्यों बड़ा है, ये हमें किसी ने नहीं बताया। आज एकदम गणित सा बन गया है कि आपका एग्जीबिशन है 3 महीने बाद, तो आप 3 महीने में एक प्रोग्राम लीजिए, आप पीआर को बुक कीजिए, पीआर आके बात करेगा कि अशोक जी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आप ये जवाब देंगे।
एक आदमी है वो कैटलॉग में लिख देगा। इस तरह करके आप बिल्डअप करके आप एक माहौल बना लेते हैं, उसमें जो सही अच्छी आर्ट है, सचमुच की आर्ट है, वो ख़त्म हो जाती। और इसलिए यहाँ रविंद्र दास जी बैठे हैं, मेरी हरदम बात होती है उनसे कि हम लोग दिल्ली शहर में, आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली शहर में एक आर्ट है जो कि साउथ दिल्ली में वैलिड है, नॉर्थ दिल्ली में लोग उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। आप अगर जो साउथ दिल्ली की आर्ट है, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लॉन में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको लेके अगर गाज़ियाबाद में चले जाते हैं या आप कहीं और चले जाएंगे, लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे कि ये द पीस ऑफ आर्ट है। वो 75 साल हो गए हमारे आज़ादी के, 75 साल तक ललित कला एकेडमी और ये एकेडमीज़ जो है अपना काम करती रही। उस काम का ये नतीजा है कि हम जब गढ़ी में हमको चांस मिलता है वर्कशॉप का, तब अब भूल जाते हैं कि गढ़ी जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैसिलिटी है आर्टिस्ट के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तब हम ये नहीं सोचते कि उन्नाव का जो आर्टिस्ट है, जो रतलाम का आर्टिस्ट है, जो उज्जैन का है, जो इंदौर का है या बर्धमान का है, वो कहाँ जाता होगा। आपने कन्वीनियंस के लिए आपने आर्ट मैनेजमेंट किया है। ललित कला एकेडमीज़ और ये जो बनी है, इसने जितना नुकसान किया है हिंदुस्तान की कला का, किसी ने नहीं किया। आप कल्पना कीजिए कि एक आर्टिस्ट, नेशनल गैलरी, नेशनल एग्जीबिशन होता है, ये जैसे कि 25 घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें कुछ 1 2 3 नाम के तेज दौड़ेंगे, उनको अवार्ड मिलेगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हम पूरे आर्टिस्ट कम्युनिटी हम इस चीज़ को मान बैठे हैं कि पेंटिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होता है। न तो हमें ये पता है कि जो हमें जज कर रहा है उसकी हैसियत क्या है, ना हमें ये पता है कि ये जो जजिंग में जो हम टॉप कर रहे हैं 5 साल बाद उस कलाकार को कोई याद रखेगा। इसके बावजूद भी हम उसमें जाते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। मैं यहाँ पे आईफैक्स में गया, मैं चूँकि यहाँ कलाकार लोग बैठे हैं इसलिए छिपाने की बात बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हर बार मौका भी नहीं मिलता कि आप बात की जाए। आईफैक्स में मैं एग्जीबिशन में गया तो मुझे लगा, एक किसी आर्टिस्ट ने मुझे एग्जीबिशन के पहले कहा था कि दादा मुझको ज़रा कंसेप्ट नोट लिख दीजिए। उन्होंने 3 पेंटिंग मेरे सामने लेके आए थे और उसके ऊपर कंसेप्ट नोट लिखना था। वो बेचारा अंग्रेजी कम जानता था और गलतफहमी थी कि मैं शायद ज़्यादा जानता हूँ, तो दोनों के लिए मुझको कहा, तो मैंने उसको लिख दिया। उसने कहा 20 लाइन में लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया। अब आप सोचिए कि एक पेंटिंग का, अगर पेंटिंग को देखने के लिए कंसेप्ट नोट लगे, तो कल आप जाके हिमालय की ब्यूटी को देखते हुए आप पूछेंगे इसका मतलब क्या, वजह कंसेप्ट नोट चाहिए। आप नेचर को कैसे, दुनिया की अच्छी कला को आप अप्रिशिएट कैसे करेंगे। बिकॉज पिकासो की पेंटिंग के बाहर कंसेप्ट नोट नहीं लिखा है और पिकासो जिंदा भी नहीं है, इसलिए वो पेंटिंग बेकार है, क्योंकि पिकासो तो है नहीं वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग जो इंडस्ट्री है, जो मीनिंग इंडस्ट्री, जो हर चीज़ की एक मीनिंग होना चाहिए। एक अगर आपने लाल यहाँ पे बिंदी लगा दिया है, ऐसा मीनिंग कि आप धर्म के बारे में इतने विश्वास करते हैं। एक दूसरा है, वो कहता है कि मैं तो भाई नॉनवेज नहीं खाता, दैट्स अ मीनिंग। आपने नफ़रत करना सीखा है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं एम्स्टर्डम गया, एम्स्टर्डम में जाके वैन गॉग म्यूज़ियम के बाहर खड़ा था मैं, तो मेरे साथ हुआ कि मैंने टिकट लिया था, काफ़ी महंगा टिकट है, 2500 रुपये का टिकट है। और मैं गेट में मैंने टिकट दिखाया कि मुझको अंदर जाने दीजिए। उन्होंने टिकट देखा, उन्होंने कहा आपका स्लॉट क्या है। मैंने कहा मैंने टिकट लिया, स्लॉट किस बात का भाई, हम कभी भी जा सकते हैं, एज इफ़। उन्होंने कहा नहीं, आप इतने से इतने स्लॉट आपका बुक है, आप अपना मोबाइल खोलिए एंड फर्स्टली बुक योर स्लॉट। तो मैंने देखा जो अवेलेबल स्लॉट था वो 1.5 घंटे बाद था। वो 1.5 घंटा मुझे लगा कि कहीं बैठ के, मंदिर के बाहर बैठ के मैं मनन कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अंदर जो बैठा हुआ आदमी है, जिसकी कला है, जो वैन गॉग है, जिसके बाहर जो कतार खड़ी है, जो लोग, जो मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं कॉफ़ी पीते हुए सोच रहा था कि वो आदमी जो अंदर आज हीरो है, जिसको देखने जापान से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, हर देश से लोग आए, और कोई इर्रेस्पेक्टिव हो, वहाँ कोई ख़रीदने नहीं आया है, वो सही मायने में पेंटिंग देखने आए हैं।
और ऐसा आदमी जो पेंटिंग कर रहा था, क्या उसका वैन गॉग का कोई दोस्त था कि जो ब्राह्मण था? वैन गॉग का कंसिडरेशन था, ये था कि मेरा दोस्त जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वैन गॉग का ऐसा कोई दोस्त था जो उसका दोस्त दलित था? वैन गॉग की इस चिंता में परेशान थे कि वो एक रीजन के आर्टिस्ट हैं, दूसरे रीजन के आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं। तो जब तक वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो हिंदुस्तान में वैन गॉग कभी नहीं पैदा होगा। एक माहौल होता है, एक सोसाइटी होता है। इट इज़ नॉट कि हम पेंटिंग करते हैं, एक्चुअली सोसाइटी हमसे पेंटिंग कराती है। हम क्यों नहीं पेंटिंग कर पाते? आज हम क्यों ऐसा है कि करोड़ों में हमारी पेंटिंग बिकती, पर दुनिया में कोई हमको पूछता नहीं है। फैक्चुअली ये है कि किसी म्यूज़ियम में अगर मेरी पेंटिंग आपको दिख जाए तो आपको मान लेना चाहिए कि आसमान से उड़ के नहीं पहुंचा है, उसको पहुंचाया गया है। अगर किसी किताब में, मैं अभी राजस्थान गया हुआ था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, तो मैं स्टूडेंट से बता रहा था कि आपके किताब में अगर आप देखेंगे कि फला आर्टिस्ट है, मान लीजिए अशोक भौमिक के बारे में लिखा हुआ है, तो शक कीजिए, अपने इतिहास को, अपने पास्ट पर शक कीजिए कि ये आसान यूँ ही अशोक भौमिक वहाँ नहीं आए हैं, उनको लाया गया है। जब लाया गया है, कईयों को नहीं भी लाया गया है। इस पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट है। मार्केट ये नहीं कि मेरी पेंटिंग कितने बिकी और आपकी पेंटिंग कितने बिकी। मार्केट ये है कि हमारे न रहने के बाद मेरी पेंटिंग किस रेट में बिकेगी, किस ऊपर जाएगी। क्योंकि 50 साल पेंटिंग करने के बाद मेरे पास कोई तर्क नहीं है कि जिस तरह की सिमिलैरिटी 2 बोतल में दिख रही है, इस तरह की सिमिलैरिटी 2 पेंटिंग में है। लेकिन एक पेंटिंग जब ऑक्शन में आता है 16 करोड़ बिकती है। वो क्या वजह है कि दूसरी 16 करोड़ में नहीं बिकती है? अगर हम मार्केट को यूँ सोचें कि मार्केट में कैसे क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम लोग आर्ट नहीं की बात नहीं कर रहे हैं। और एक आर्ट गैलरी में बैठ के लेट अस नॉट डिस्कस मार्केट हियर, क्योंकि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है उस स्पॉन्टेनियस, उस कॉमन मैन की जो आर्ट गैलरी में आके कहे कि भाई ये पेंटिंग मुझे नहीं समझ में आ रही। क्योंकि दिल्ली के साउथ दिल्ली, जैसे मैंने कहा, बॉम्बे का साउथ बॉम्बे, कैलकाटा का साउथ कैलकाटा, इज कोइंसिडेंस है। इन लोगों ने तय किया है कि इंडियन आर्ट क्या है। मैंने कभी थोड़े दिनों पहले मैंने बात कही थी, कईयों को तकलीफ भी हुई कि जैसे कुएं में मेढक होते हैं ना, अगर कुएं का आकार आप छोटा कर दें, कुएं का साइज़ छोटा कर दें, तो मेढक अपने को डायनासोर समझता है। वी आर अनफॉर्चुनेटली सराउंडेड बाय द डायनासोर्स। हमने अपना स्पेस लिमिट कर दिया है। हमने स्पेस को छोटा करके इंडियन आर्ट को छोटा करते करते हम साउथ दिल्ली में ले आए हैं। साउथ दिल्ली में 15 लोग हैं, 14 लोग डिसाइड कर लिए कि आप जो हैं महान आर्टिस्ट है, पिकासो आपके स्टूडेंट रहे होंगे। तो सब लोगों ने कहा हाँ, हो गई बात। 16वें आदमी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम लोग बैठे बात कर रहे हैं और जो रास्ते में लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आर्ट नहीं जानते, उनमें वो रुचि छूट गई है। मैंने सन 74 में जब एग्जीबिशन किया था अपना, तब एक ऐसे हॉल में एग्जीबिशन किया था जो एग्जीबिशन हॉल नहीं था, वो एक ऑडिटोरियम था। तो खिड़की में और दरवाज़ों में मैंने चादर लगा लिए थे पिन से, जिससे कि फ्लैट होने लगे। और मैंने 21 पेंटिंग लगाए थे और उसमें सुबह 10 बजे ओपन होता था, रात को 9-10 बजे तक चलता था। दिन के मैं और कानपुर में मुझे कोई नहीं पहचानता था, मुझे आर्ट सर्कल में कोई नहीं जानता था। ये कहानी मेरे बारे में नहीं बता रहा हूँ, इट इज़ विद एवरीबडी। और उस समय सुबह से शाम तक हॉल में किसी भी समय 4-5 लोग होते थे, और शाम को 7 बजे 6 बजे करीब 20-22 लोग हो जाते थे। और 3 दिन प्रदर्शनी चली थी, इतने लोग आए थे। और एक भी परसेंट होगा जो मेरे परिचित थे, बाकी सब अपरिचित थे। लोग आते थे, अपने फैमिली को लेके आते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे। हम लोगों ने वो समय देखा है 50 साल बाद, करीब 50-25 कितने वन शो किए पता नहीं। आज जब मैं शो करता हूँ तो इनॉग्रेशन में बहुत भीड़ होती है, उसके बाद कोई नहीं आता है, और जो आता है वो बाहर आता है। आम आदमी कोई नहीं आता है। इनॉग्रेशन में खड़े होने की जगह नहीं होती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल आर्ट लवर है और वो आ रहा है, वो देखने आ रहा है, जो बिल्कुल नहीं पहचानता है और मुझसे आके कह रहा है कि लास्ट ईयर का जो एग्जीबिशन था दैट वाज बेटर देन दिस वन। ये हमें सुनना पड़ेगा। हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोग खाली सुन रहे हैं कि हम तो महान हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग है।
सबकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, फिर वो पेंटिंग का मानक कहाँ गया? हमने क्यों भूल गए हम कि कहीं पे लाइट भी इम्पॉर्टेंट है, कंपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, और तमाम कलर भी इम्पॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोसाइटी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग कौन हैं, उससे क्रॉस चेक कराइए, उनसे बात कीजिए कि उनको कैसा लग रहा है। ये नहीं कि वो उनको जैसा लग रहा है वैसा बनाइए, ये मैं नहीं कह रहा, पर हमारा एक लाइव कांटेक्ट होना चाहिए उनके साथ। हम जो आर्टिस्ट हैं, हमारे पास वो लाइव कांटेक्ट नहीं। हमारे घर में अगर 2 आर्ट क्रिटिक आ जाए तो हम धन्य हो जाते हैं, वो सेल्फी खिंचवा के उसको फेसबुक में लगा के घुमाते रहते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे घर में आर्ट क्रिटिक आया, पर उस आर्ट क्रिटिक ने हमको तो बचपन से अब तक बताया नहीं कि भाई बड़े आर्टिस्ट होने का निशानी क्या है। तो बाय दिस जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमारी कला, हिंदुस्तान की कला जिस कन्फ्यूजन में है, उसके मेन कारण हमारे आर्ट क्रिटिक। दे हैव सर्व द पर्पस ऑफ आर्ट गैलरीज। तैयब मेहता की एक पेंटिंग कई करोड़ में ऑक्शन में बिकी थी। तब वो राम जन्मभूमि का वो अयोध्या में कांड हुआ था, तो देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन इन बॉम्बे। तैयब जी भी थे वहाँ पे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि सर आपकी पेंटिंग 16 करोड़ में बिक गई, दैट इज द हाईएस्ट प्राइस इंडियन आर्ट में, आज तक कभी किसी की पेंटिंग बिकी नहीं। उन्होंने कहा था फॉर मी इट इज़ 10,000। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब आर्ट मार्केट जो है उसमें आर्टिस्ट कोई कंपोनेंट नहीं है। आर्टिस्ट की औकात 10,000 है, जो औकात है वो 16 करोड़ की औकात वो आर्ट डीलर्स की है। तो लेट इट बी देयर, व्हाई यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट आर्ट मार्केट। हमें तो 10,000 रुपये तैयब जी को मिला था एंड ही वाज हैप्पी। हमें 2 पैसा मिल रहा है, आई शुड बी हैप्पी। वो कितने करोड़ में बिक रहा है नहीं बिक रहा है, उसके पीछे हम क्यों दौड़े। हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि हम जो कर रहे हैं, रात को जब सोने जाएं ये कहें कि जो हमने किया वो क्या ईमानदारी से किया। हमारे पास सवाल होने चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए, हमारे पास वो हिम्मत होनी चाहिए कि अपने पास्ट को क्वेश्चन करें। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वट एवर आई वॉन्ट टू से। वही कि आखिर हम हिंदुस्तानी हैं। एक परिचय तो है ही है कि हम भारतीय कला की बात करते हैं, हिंदुस्तान की कला की बात करते हैं। द मोमेंट वी से हिंदुस्तानी कलाकार हैं, तुरंत हम एक डिग्री नीचे चले जाते हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं हम बिहार के कलाकार हैं, कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, बंगाली कहता है बंगाली कलाकार हैं। तो देखिए उसके बाद ही जो बिहारी आर्टिस्ट है वो कहेगा मैं तो मधुबनी का हूँ, और वो जो है दूसरी भाषा के हैं। और भी एक नीचे उतर जाइए, कहेंगे मैं कायस्थ कलाकार हूँ, वो ब्राह्मण कलाकार हैं। तो ये जो डिवीज़न का है ना, आप एक बार इस विभाजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपकी विभाजन रुकता नहीं है। वो हर कदम पे नीचे ले जाएगा और आप खंडित हो जाएगा, आपके परिवार में आप खुद बढ़ जाएंगे। तो सर ये साहित्य में भी आ गया वैसे जी, साहित्य में भी यही हो रहा है। दलित साहित्य जो बोल रहे हैं, मैं तो उस नाम पसंद नहीं आया मुझे। साहित्य भी दलित होने लगा और ये ब्राह्मण साहित्य होने लगा। पर साहित्य और हमारे में फ़र्क है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आप किसी साहित्य को ब्राह्मण साहित्य और हिंदू साहित्य और ऐसे नहीं कह सकते। तो ये जो डिवीज़न का जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मूल भावना है वो है कि एक वैश्विक होने की बात है। और उनकी भावना कुछ भी हो, वैश्विक होने की हो या ना हो, पर एक चित्रकार के रूप में मैं मानता हूँ कि अगर आप वैश्विक नहीं हैं, अगर आप उन्मुक्त नहीं हैं, अगर आप उस वैन गॉग जैसे नहीं है जिसके ऊपर ये दबाव नहीं थे। आज अशोक भौमिक के ऊपर जो दबाव है वो वैन गॉग के ऊपर नहीं थे, इसलिए अशोक भौमिक कभी भी वैन गॉग नहीं बन पाएंगे। पिछले 2000 साल के इतिहास में हमारे पास वैन गॉग भी नहीं है, हमारे पास लास्ट सपर भी नहीं है, हमारे पास मोनालिसा भी नहीं है, हमारे पास म्यूज़ियम नहीं है। अब सोचिए कि हमारे म्यूज़ियम का ना होना एक बात, और तिरुपति के मंदिर में 1000 लोगों की लाइन होना, दोनों चीज़ें अगर एक सोसाइटी में घटित हो रही है और कुछ भी हो उस सोसाइटी में, चित्रकला नहीं होगी। टू स्टार्ट गो बैक, हम अजंता के बारे में बात करें, हम पेंटिंग के एक बेसिक चीज़ में बात करें, जैसे अभी आपने कविता के बारे में बात की। आखिर क्रिएशन जब भी हम करते हैं उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। उसका बहुत सरल है, एक कंपोनेंट ये होता है कि हम क्या बनाएं,
और दूसरा होता हम कैसे बनाएं। देयर इज़ नो थर्ड कंपोनेंट। हम एक पेंटिंग करना चाहते हैं, नवल ने ये तय किया कि मैं क्या बनाऊं, तो उसने कहा कि हम 2 फीमेल फिगर को बनाएंगे। तो फीमेल फिगर आसमान से नहीं टपका है, उसके बचपन से वो जब बड़ा हो रहा था, जो चीज़ देख रहा था, जैसे भी हम देखते हैं अपना अनुभव, हमारी स्मृतियाँ अंततः एक विचार को पैदा करती है, एक आइडिया, एक वो इंडिपेंडेंट आइडिया पैदा करती है जो डिसाइड करती है कि हम क्या बनाएं। सेकंड क्वेश्चन आता है कैसे बनाएं। तो कैसे बनाएं इज़ ए मैटर ऑफ स्किल। जब आपने क्या बनाए की बात की तो वो था एक मैटर ऑफ आइडिया, और कैसे बनाएं वो मैटर ऑफ स्किल। ये 2 चीज़ आपके पास ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका स्किल कम हो सकता है कि आपका विचार मेरे से भिन्न हो सकता है कि आप एक आर्ट में अपना जितना स्किल कर रहे हैं एंड यू बिलीव दैट दिस इज द फाइनल, इसके आगे स्किल की ज़रूरत नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ए बैड आर्ट, इट कैन बी ए गुड आर्ट, बट इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम इस बात को मान ले रहे हैं, नाउ वी लुक बैक अजंता, क्योंकि अजंता एक ऐसा लाइन है कि 1100 BC से हम शुरू करते हैं, मतलब 2300 साल का पूरा वो दिखाई पड़ता है। उसकी दीवारों में हम जानते हैं जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं किसकी है? गौतम बुद्ध की कथाएं हैं। उनके जन्म के पहले उनके जो पहले जन्म थे, उस जन्म में वो किस रूप में आए थे इस दुनिया में। जैसे महाकवि के रूप में आए थे, तो उसमें पेंटिंग में आप देखेंगे कि महाकवि का रूप है। तो महाकवि मतलब कपियों के राजा, तो वो बंदरों के राजा थे, तो जिन्होंने जो इतने दयालु थे कि जब जंगल में आग लग गई थी तो उन्होंने एक जंगल के पेड़ से नदी को पार करके दूसरे पेड़ को पकड़ लिया था और उसके ऊपर से पुल बना के बाकी लोग गए थे। ये वहाँ चित्र है। ये भरूच में भी आप देखेंगे यही चित्र, सांची में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। हैविंग सेड दिस, जो मैंने कहा था कि क्या बनाएं और कैसे बनाएं, अब हम सवाल पूछे कि जो आर्टिस्ट वो अजंता बनाया था, वाज ही फ्री? क्या उसके पास ये आज़ादी थी कि क्या बनाए? वो चाहता था कि जातक बनाऊं, जातक कथा? नहीं। उसका जो मालिक था, जो राजा था, जो धर्मगुरु था, जिसने उसको हायर किया, 2 वक्त की रोटी दी और कहा कि तुम्हें ये बनाना है। इसके ठीक पैरेलल दूसरी बात थी कि कौशल में, जहाँ तक स्किल का सवाल था, ही वॉज सुपर्ब। इसमें तो कोई शक नहीं कि उस आदमी में स्किल था, पर उसको आज़ादी नहीं थी रचने की। एक रचनाकार को, जिसको हम रचनाकार मान रहे हैं, और जब हम देखते हैं कि वो रचनाकार स्किल के लिए है, लेकिन वो क्या बनाएगा इसकी आज़ादी नहीं है। इसको और बेहतर समझ सकते हैं अगर हम खजुराहो चले जाएं। खजुराहो देखते हुए कितने लोग कहते हैं कि इंडियन आर्ट का एक अपूर्व निदर्शन है, साहब देखिए क्या कमाल का बनाया। पूरी दुनिया से देखने आते लोग, पर आपको लगता है कि वो आर्टिस्ट का क्रिएशन है। नेचुरली वो तो आर्टिस्ट नहीं बनाया है, बट वॉज ही फ्री टू डू दैट? तो हमारे हिंदुस्तान में अगर इसको और आगे बढ़ते हैं और मुगल आर्ट में चले आते हैं, अकबर ने कहा कि साहब हम मेरे बारे में इतिहास लिखा जाए, तो कॉलम में अकबरनामा में लिखा गया कि अकबर ने एक गेंडे का शिकार किया भाले से। अब हो सकता है गेंडे का शिकार भाले से संभव है या नहीं है, वो सवाल नहीं है। पेंटर बैठे, उन्होंने बना दिया कि अकबर जो है भाले से गेंडे का शिकार कर रहे हैं। उसको फ्रीडम नहीं है। लेकिन ये जो राजाओं के साथ, धार्मिक संस्थानों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ जिस तरह से इंडियन आर्ट को पनपते हुए देखते हैं, उसके पैरेलल अगर हम एक छोटी सी बात को रखें कि जहाँ पे आप देखेंगे कि तानसेन के बारे में जानते हैं, मैं इसके सत्यता के बारे में नहीं जा रहा हूँ, जो कहानी हम तक आई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी गायक थे, और क्लासिकल शब्द जो है, कई लोगों का ये है कि जो राज आश्रय में जो राजाओं की पृष्ठपोषकता में जो कला पनपी वो क्लासिकल थी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, कुछ भी हो। तो उनके समय में जो मैंने कहा कि बसावन जैसे आर्टिस्ट जो कि अकबर के दरबार में अकबरनामा और ये सब बना रहे थे, और भी तमाम तरह के आर्टिस्ट नाम मिलते हैं हम लोगों को जो बना रहे थे, इन लोगों के समानांतर राजमहलों के बाहर भी कोई आर्टिस्ट था क्या?
अगर था तो उसकी कला कहाँ है? और आज जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ पार्ट ऑफ ए हिस्ट्री, नॉट द फुल हिस्ट्री, क्योंकि वो आर्ट हमारे पास नहीं है। हमें कोई नॉलेज नहीं है कि आगरा में राजमहल के बाहर कौन आर्टिस्ट थे, लेकिन हमें पता है कि उस बाहर एक गायक था जिसका नाम बैजू बावरा था, जो कि तानसेन को चैलेंज कर सकता था, पर चित्रकला का बैजू बावरा नहीं मिला। चित्रकला में वो बैजू बावरा नहीं है, एंड वी शुड सर्च दैट बैजू बावरा। चित्रकला में वो कौन सी धारा है? जो चित्रकला हमारे पास आई है उसमें लोक कला को हम ले लेते हैं। लोक कला एक ऐसी कला है जो कि इंडिपेंडेंट चली, उसमें राजा रानी का चक्कर नहीं था, लेकिन वो कला के लिए नहीं बनाई गई। वो कला एक धार्मिक काम में, किसी भी उत्सव में उस कला को बने और वो धीरे धीरे चलते रहे। तो ये जो लोक कला का विषय है, इसको अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्ट की हिस्ट्री को देखते हुए जब हम खड़े हैं, आज 2000 साल का इतिहास लेके खड़े हैं। जैसे राजा रवि वर्मा, वी ऑल नो दैट इट वाज 1848 जब राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। वही साल जो होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही साल इंडिया में फोटोग्राफी का अराइवल भी होता है। अब नाउ फोटोग्राफी, राजा रवि वर्मा, एक्चुअली वी आर गेटिंग इनटू अ जोन ऑफ रियलिज्म, मेक बिलीव रियलिज्म। तो उसने क्या किया, उसके पहले हमारे पेंटिंग में कौन लोग हैं, फिर हमारा जो इतिहास बनता है उसमें कौन लोग हैं? उसमें दो ही लोग हैं, एक तो राजा रानी है, नहीं तो देवी देवता है, पर आम आदमी नहीं है। राजा रानी के जो हरकतें हैं, जो भी जिस तरह से हमने उनकी लीला कथाओं का चित्रण किया है, उसमें ये नहीं है कि जैसे एक युद्ध में कोई सेना पराजित हुई, उसमें कोई ऐसी औरतें थी जिनके पति नहीं रहे, उनके दुख के चित्र नहीं है। कहीं किसी के खेत में आग लग जाए, किसी को कोई बाढ़ आ जाए, किसी को कोई विपदा हो जाए, कोई खुशी ही हो जाए, उसके चित्र आपको भारतीय कला में नहीं मिलेंगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की कला में क्या हुआ और हमारी कला में क्या हुआ। अगर वर्ल्ड आर्ट को देखेंगे, वर्ल्ड आर्ट में कहीं भी आप चले आएंगे, आर्ट का इतिहास जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक मोटा मोटी एक हिस्ट्री पेंटिंग कहते हैं, जिसमें कि राजा रानी, देवी देवताओं के ऐतिहासिक जो क्रियाकल्प है उसको बनाया गया, और दूसरा जॉनर पेंटिंग कहते हैं। जॉनर पेंटिंग हमारे जो कलाकार दोस्त बैठे हैं वो इजीली समझ जाएंगे। जॉनर पेंटिंग का मतलब ऐसे कोई आम आदमी आम काम कर रहा है जो आपको लग ही नहीं रहा है कि ये पेंटिंग का विषय बन सकता है। जैसे कि वर्मेयर की एक पेंटिंग आपको याद हो कि एक लेडी, शी इज़ पोरिंग मिल्क, वो मिल्क मेड है। जैसे कि कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, ये भी चित्र है। दुनिया के तमाम चित्र ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कोई राजा रानी है, देवी देवता नहीं, ये कॉमन मैन है, वो कॉमन लोग बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, वो पेंटिंग के विषय बने, तो वो जॉनर पेंटिंग के नाम पे कहा गया। आइए प्लीज़ कम। तो इसके साथ साथ जब जॉनर पेंटिंग बने तो वहाँ पे और एक आर्ट है जिसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, ट्रोनीज जो हैं वो फेसेस थे जो कि जैसे मुंह चिढ़ाते हैं, ऐसे चित्र बने। जैसे रफायल का एक चित्र है, सेल्फ पोर्ट्रेट एज अ बेगर। आप रेम्ब्रा का भी चित्र देखेंगे, सेल्फ पोर्ट्रेट एज बेगर। व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन? सेल्फ पोर्ट्रेट एज बेगर, कोई राजा आपको पैसा नहीं देगा, आप अपना पेंटिंग बनाइए सेल्फ पोर्ट्रेट एज बेगर। वो बना रहा, दैट इज ही इज इन सर्च ऑफ दैट फ्रीडम। जिस फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, जो जॉनर पेंटिंग जो है, इट्स अ सर्च फॉर ए फ्रीडम। जैसे किसान के घर में वो आ रहा है, शादी की पार्टी हो रही है, सब खाना लेके आ रहे हैं। वो जो आर्टिस्ट, एक बहुत फेमस आर्टिस्ट, मैं इमीडिएटली नाम भूल रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे पेंटिंग मिलेंगे आपको, एक पूरा कि दोनों में घालमेल हो गया। टू फाइंड आउट द बेस्ट पेंटिंग, मतलब बेटर पेंटिंग, आपको ये भूल जाना पड़ता है कि राजा रानी का है या देवी देवता का है। क्यों है? इसलिए है कि मूलतः चित्र जो है किसी कथा पे आश्रित नहीं है। नाउ आई गो बैक टू दैट जातक कथा। जातक कथा एक लिखित कथा है, और वो कथा
आप तक पहुंचा दी गई है, क्योंकि आप जो हैं, जो हिंदुस्तान की आज की आबादी को देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि 2000 साल पहले क्या आबादी रही होगी, कितनी लिटरेसी रही होगी। उस आबादी को एक कहानी पहुंचा दी गई है। अब उस कहानी को हम जानते हैं। पेंटिंग को देखते हुए जब हम पेंटिंग में किसी को देख लेते हैं कि 3 लोग जा रहे हैं, उसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। एक पुरुष का जो शरीर का रंग है वो नीला है और हाथ में धनुष है, और पिछले वाले व्यक्ति का जो रंग है वो येलोइश है, उसके हाथ में भी धनुष है। तो तुरंत हम कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता है। कहीं लिखा नहीं है, उसमें कहीं लिखा नहीं है। दैट मीन्स आवर प्लेजर ऑफ व्यूइंग ए पेंटिंग, हमारा जो सुख है कला देखने का, वो कला में परिचित संदर्भों को शिनाख्त करने का गुण है। वी आर आइडेंटिफाइंग समथिंग नोन, जिसको लेके हम जीते हैं। जैसे मैंने कहा अभी, द बिजनेस ऑफ मीनिंग, बिजनेस ऑफ मीनिंग हमारे इतना ज़बरदस्त है कि हम लोगों ने हर चीज़ को एक मोर पंख डिफरेंशिएट करता है राम और कृष्ण में। हम उन चित्रों को देखते कि एक पेड़ है, पेड़ में साड़ी लटक रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति बैठा है, नीचे औरतें हैं, तो हम जानते हैं कौन सी लीला है। हमारे पास वो कथाएं पहुंचा दी जाती हैं और उसके बाद हम चित्र देखते हैं। इसका मतलब अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2 चीज़ निकलती है, एक होता है पेंटिंग और दूसरा होता है इलस्ट्रेशन। अगर इन दोनों को समझे तो आर वी डूइंग पेंटिंग और वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन। इन अदर वर्ड, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग और हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलस्ट्रेशन। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलस्ट्रेशन। दैट्स वाई आज की तारीख में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें इस सच को जानना है, हमें इसको चैलेंज करना है, हमें इसके खिलाफ बात करनी होगी। बिकॉज वाई, आप क्यों चाहते हैं कि एक चित्र कथा आश्रित हो, कथा को आप तक पहुंचाने के लिए चित्र को ज़रिया बनाया जाए, ये आप क्यों चाहते हैं और कौन चाहता है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि राजसत्ता और धर्म सत्ता, ये 2 चाहती है कि आप तक चित्रकला एक माध्यम बने जिसके ज़रिए आप कथा को पहुंचाएं। आपको आश्चर्य होगा कि राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी, वो पेंटिंग में हम लोग जो पूर्वी और नॉर्थ के लोग हैं, जैसे हम लोग मोहिनी से परिचित नहीं थे। मोहिनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत खूबसूरत है और जो कि समुद्र मंथन से निकली थी, उसके बारे में हम लोग परिचित नहीं हैं। हमारे जीवन में उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन रवि वर्मा की पेंटिंग से हम समझ सकते हैं कि मोहिनी, हम रवि वर्मा की पेंटिंग से मुरुगन से परिचित होते हैं। मुरुगन के बारे में इधर हम नहीं जानते थे, हम लोग जानते थे कि कार्तिक का मतलब ये है कि सन ऑफ दुर्गा, पर वहाँ मुरुगन का मतलब है कि विष्णु का एक दूसरा अवतार जो कि बहुपत्निक हैं, काफ़ी उनकी बीवियाँ हैं और वो मोर पे बैठते हैं और मोर के पंजे में एक सांप है। तो ये जो आइकोनोग्राफी जो डेवलप किया जा रहा है और जो पॉपुलराइज किया जा रहा है, उसकी सीमा थी। उसकी सीमा ये थी कि पेंटिंग देखने कितने लोग आएंगे। आज जैसे आज की तारीख में 2024 में आके बता रहा हूँ कि दिल्ली इधर है और गुड़गांव इधर है, हम लोग 40 लोग बैठे हैं, जो मतलब कई करोड़ की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही हम लोग बैठे हैं। तो उसी तरह राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखने भी उस समाज का बहुत छोटा सा हिस्सा ही पहुँच पाया। दैट वॉज अ प्रॉब्लम। ये समस्या है कि हमारे यहाँ म्यूज़ियम है नहीं, आपको एक आर्ट गैलरी में जाके एग्जीबिशन करनी होगी और राजा रवि वर्मा के लिए ये कठिन विषय था कि कैसे एग्जीबिशन करें। लेकिन उसी समय साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके नतीजे के रूप में करीब 1880 के आसपास यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में क्रोमोलिथोग्राफी आती है। क्रोमोलिथोग्राफी यू ऑल नो, जो कलर्ड लिथोग्राफी होता था। तो हिंदुस्तान में जो आपके सूरत में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में जो कपड़ों के मिले थी, तो उनके कपड़ों के लट्ठे के ऊपर जो लेबल लगाते थे, तो दे डिसाइडेड कि हम इसके ऊपर कलर्ड लेबल लगाएंगे। कलर्ड प्रिंटिंग थी नहीं। आज हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा समय कि जहाँ पे कलर्ड पेंटिंग ही नहीं है और पेंटिंग कम हो रही है, तो आम आदमी, आम इंडियंस का पेंटिंग के साथ रिश्ता क्या है? हाउ मेनी इंडियंस हैव एवर सीन एनीथिंग विच यू कैन कॉल एज पेंटिंग?
ऐसे समय में 1880 के आसपास जर्मनी में क्रोमोलिथोग्राफी की शुरुआत होती है और कुछ इंडियन उसको प्रिंट करते हैं। कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज़ अ वेरी आइडियल मीडियम टू पब्लिश द इमेजेस ऑफ गॉड। तो ये इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में ईश्वर जो हैं वो पेंटिंग में आते हैं। उसके पहले ईश्वर का अस्तित्व मंदिर में था और मूर्तियों में था। तो मूर्तियों से निकल के एकदम कलर में आना ये लगभग उस तरह का है कि कोई आपको कह दे कि गितौरनी में कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कहेंगे ठीक है, पर अगर आपको वहाँ एक फ़ोटोग्राफ दिखा दिया जाए कलर्ड, तो दैट इज़ मोर कन्विंसिंग। वहाँ 1000 लोगों की भीड़ थी, ये आप लिख दें और 1000 लोगों की भीड़ की तस्वीर लगा दें, दैट्स मोर कन्विंसिंग। तो पावर ऑफ इमेज, इसको इस्तेमाल दुनिया के हर समय में राजाओं ने और धर्म गुरुओं ने किया है। तो ये जो कलर लिथोग्राफी जो हमारे पास क्रोमोलिथोग्राफी आया, इसके आते ही रवि वर्मा ने खुद इन्होंने प्रिंट्स बनाने लगे और बंगाल में कई प्रिंटिंग वो आपके प्रेसेस खुले जिसको आर्ट प्रेस कहते थे, उन लोगों ने प्रिंट बनाए। इफ़ यू गो टू हिस्ट्री आपको दिखाई पड़ता है कि अचानक एक समय हज़ारों की तादाद में प्रिंट बन रहे हैं। अब इफ़ यू गो टू डीप इनटू द पर्पस ऑफ दोज प्रिंट्स, जो दलित थे, जो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, जिन्होंने बाहर से कल्पना की थी कि इसके अंदर बैठा हुआ जो देवता है उसकी 4 बहुएं हैं, 4 पत्नी हैं, तो बाहर से ही कल्पना कर सकता है, या कि दाढ़ी मूछे हैं या कि मुकुट पहने। तो ये जो कल्पना थी उन दलितों के पास ये इमेजेस पहुंच पाए। दैट वाज वन गुड थिंग। एंड अनदर द बैड थिंग वाज कि एक गांव में 10 गांव मिला के एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पे लोग जाते थे, उस मंदिर में जाके पूजा करते थे, फिर अपने घरों को लौट के आते थे। तो रिलीजन के साथ उनका रिश्ता ये था कि जब मंदिर गए तो वहाँ पूजा हुई, आप लोगों से मिले, आप वापस चले आए, क्योंकि हर एक के लिए संभव नहीं था कि बनारस चले जाएं या आप तिरुपति चले जाएं या आप दक्षिण चले जाएं जहाँ विशाल मंदिर थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बाज़ार से जाके ये प्रिंट्स ले आए, प्रिंट्स लेके अपने घरों में उसको लगा दिया। आप अगर इफ़ यू लुक बैक टू दैट पीरियड तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जब आप एक फ्लैट ख़रीदने जाते हैं तो फ्लैट का जो वो होता है, प्रमोटर होता है, वो आपको कहता है कि ये आपका ड्राइंग रूम होगा, ये बेडरूम होगा और ये आपका पूजा घर। ये पूजा घर जो है ये तब आया है जब हमारे पास वो प्रिंट्स आए थे, क्योंकि हम घर में वो प्रिंट्स को घर में ले आए, घर में लगाए, घर में लगाने के बाद उसकी पूजा शुरू की। एंड उस पूजा में हमने कॉपी किया जो मंदिरों में जैसा किया था कि शाम को आरती होती है, घंटी बजता है, प्रसाद देते हैं, घर के लोग मिलते हैं। इस तरह से हमने एक यूँ कह सकते हैं कि प्रोलिफरेशन, जहाँ पे एक टेम्पल था वहाँ पे 1000 टेम्पल बने, और उसमें पेंटिंग का सबसे बड़ा रोल है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पेंटिंग ने हमको एक नया परिचय दिया कि वी आर हिंदूज़, हम एक ख़ास धर्म के हैं, हम हिंदू हैं, और हमने हमारे ये देवी देवता है जिनको हम नहीं पहचानते थे। मूर्तियों में वो मूर्ति लगते थे, यहाँ ऐसे लगते हैं जैसे मैं हूँ, हाड़ मांस जैसे हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, रोते भी हैं, और उनकी भी मतलब वो भी आपस में जो घटनाएं करते हैं, जैसे प्रेम कर रहे हैं। जैसे एक रवि वर्मा की बड़ी शानदार पेंटिंग है कि कृष्ण बैठे हैं जमुना किनारे, वहाँ राधा जो है वो शर्माई हुई खड़ी है, राधा की सहेली जो है वो कृष्ण के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मतलब जो हमारे समाज में होता है, जो छतों में होता है, उसको हमने देवी देवताओं में भी कहानी को डाल दिया और वो जिंदा हो गई। वो इतना कन्विंसिंग है पूरी दुनिया में। अगर हम इस धर्म के प्रचार के लिए साहित्य का सहारा लेते या नाटक का सहारा लेते तो आज से 2000 साल बाद हिंदुस्तान में एक धर्म आ पाता। लेकिन उसने सफ़र तय किया केवल 40 से 50 साल का। आप अगर और थोड़ा आगे बढ़ जाएं, 1930 के आसपास आप कल्याण पत्रिका को देखेंगे, गीता प्रेस की पत्रिका को देखेंगे, जिसमें सरस्वती का विवरण अगर है तो सरस्वती की तस्वीर भी है।
बाय दिस व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू मीन कि हमने जो भी देखा है उसके पीछे एक कहानी। आज समीर बैठे हैं, समीर की पेंटिंग देखने जो आएगा, जो बायर, वो भी इसी मुल्क का होगा जिस मुल्क का समीर है। वो आके पूछेंगे अच्छा ठीक है पेंटिंग तो बहुत अच्छी लग रही पर आपने कहना क्या चाहा है? तो समीर कहेंगे जो रेड कलर है उससे मैंने जो अंदर का जो रिवोल्यूशन है, अंदर का जो प्रेम है, इस तरह की एक कथा वो गढ़ेंगे और जो बायर है वो कन्विंस, हाँ भाई बहुत बढ़िया बात है। बिकॉज उसने भी तमीज़ नहीं सीखी है कि पेंटिंग को देखा कैसे जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो बार बार मैं दोहराता हूँ, कि उन्होंने कहा था कि पेंटिंग जो है इट इज़ नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ फॉर फीलिंग। You should not attempt to understand the painting, you should feel it. जैसे बहुत खूबसूरत बादल है, हिम चटर्जी के घर के पीछे जो पहाड़ों के बीच में बादल हैं, उसको देखते हुए मैं कभी इनसे नहीं पूछूंगा कि यार हिम बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ। जब नेचर को, जब चीज़ों को हम देखते हैं, वहीं द बिजनेस ऑफ मीनिंग जो मैंने कहा उससे हट के हम जब चीज़ों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, हम फील करते हैं। तो बाय दिस मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कही नहीं, कहने की कोशिश की है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो रेडी। ग्रेट सर, थैंक यू।